अशोक अशोक भाई आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक परसों एक बड़ा एक खुलासा किया जिसमें इन्होंने नाम के साथ बताया कि किसको किसको कहाँ कहाँ मिला है। हाँ, प्रोफेसर साहब, आपको अगर याद हो, चूंकि आपने उसका जिक्र किया, ये मुंह पे बताया गया था कि आपके यहाँ के स्लीपर सेल कौन है और उन नेताओं का नाम लिया गया था। आपने उसके बाद, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस देश में अगर लोकतंत्र बचाना है, हम सब लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, इसलिए हमारा और कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला आज कर सकती है, और इसलिए शायद हमें हरदम ये लगता है। और उसमें एक नेता ऐसा है जो आरएसएस के मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे, लोकतंत्र के मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस है। एक 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 1%, 0.01%। अब उसमें अगर पार्टी में कुछ है तो कहीं ना कहीं तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे ना। अशोक भाई, जो अभी आ रही है वो, उसमें हम लोग, मेरे हिसाब से तो भाई कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई है। आरजेडी, मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि 75 सीट से ऊपर जाएगी। वो अपना एक नंबर की पार्टी रहेगी। बीजेपी चाहे कुछ कर ले, लेकिन एक नंबर की पार्टी आरजेडी रहेगी। कांग्रेस एक बड़ा कारण होगी वहां महागठबंधन की, अगर सरकार नहीं बनती है तो। अशोक भाई, देखिए आप तो। आनंद आनंद जी, ये जो रुझान है, मैं इस रुझानों को रुझान ही नहीं मानता। 2015 में बहुत लोगों ने मुंह की खाई है। हम एबीपी पे बैठे थे और 10 साढ़े 10 बजे तक खाता नहीं खुला था आरजेडी का, और बीजेपी की बाइट चालू हो गई थी कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी सरकार बना रही है। और उसके बाद साढ़े 10, 11, पौने 11 के आसपास जब आरजेडी ने खाता खोला तो इतिहास लिख दिया। अभी आप पोस्टल बैलेट पे ही रुझान देते हो। मैं कई बार, हम एबीपी में बैठते थे तो बड़ा एम्बरेसिंग बात हो जाती थी कि पोस्टल बैलेट पे ही लोग बोलते थे कि बताइए आरजेडी निपट गई क्या। तो वो आरजेडी की गलतियां गिनाना शुरू कर देते थे, क्यों निपट गई। फिर जब दोपहर तक आरजेडी वापस आती थी, वही पत्रकार को बोला जाना पड़ता था कि बताइए आरजेडी अच्छा क्यों कर रही है, तो वो उसकी प्लस पॉइंट गिनना शुरू कर देते। बोला क्यों बेइज्जत करते हो भाई। हम तो हमेशा कहते थे कि, मैंने बोला हम इस पे मानते ही नहीं। अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, पहला 14 मशीनों का पहले एक राउंड है। अभी कई सैकड़ों की तादाद में मशीनें होती है, पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, बूथ वाइज खुलते हैं। ये सारा करीब 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 साढ़े 10 बजे तक थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है कि थोड़ा लीड पता पड़ता है। चुनाव आयोग ने अभी सिर्फ 5 सीटों पे लीड बताई है, और वो भी बीजेपी के उम्मीदवारों की बताई है। बाकी जगह तो कुछ कुछ चैनलों ने तो सरकार बना दी है। कुछ कुछ जगह पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी आधे 15-20 मिनट में सब सरकारें बना के मिठाइयाँ बंटना शुरू हो जाएगी। बात कांग्रेस की हो रही मैं थी, और पाठक साहब मैं बिल्कुल सही मैं कह मैं रहे थे। अशोक हाँ, भाई, ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन की इस समय का है, वो बीजेपी 5, आरजेडी 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1, इस समय की हाँ, ताजा स्थिति। तो ये 3 और जुड़ गए होंगे, क्योंकि मैं अभी देख के ही आया था तो वो 5 थे तब। अब बस सवाल हाँ, ये है एक कि मिनट जब है। जब हाँ, अभी जो बात हुई, और पाठक साहब जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि उस मीटिंग में हम भी थे, आप भी थे। हमने तो नाम लेके लोगों को बताया था कि कौन कौन स्लीपर सेल है आपके यहाँ। और वो स्लीपर सेल ऑब्वियस है, राहुल गांधी को दिखते हैं। आप मुझे बताइए, आज सीडब्ल्यूसी में कितने लोग हैं कि जो ग्राम पंचायत का भी चुनाव जीत पाते। हमने जिंदगी दी, हम इतना 30-35 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिल्ली में। हमने सीडब्ल्यूसी में एक ऐसे व्यक्ति देखे कि जिनका एक अपना जनाधार होता था, जो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे। आजकल ऐसे सीडब्ल्यूसी में लोग बैठे हैं कि आपको ताज्जुब लगता है कि उसको पूछना पड़ता है, अच्छा तुम भी सीडब्ल्यूसी में हो क्या? तुम तो कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज दिखा करते थे। अब वो सीडब्ल्यूसी में बैठ गए। आपके जनरल सेक्रेटरीज क्या करते हैं? मुझे बताइए। भाई, जहां-जहां आपको, मतलब ये स्थिति हो गई है कि आपको महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जिसका डीएनए कांग्रेस का था, डीएनए कांग्रेस का था, चाहे इधर का उधर हो जाए, महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस के साथ रहता था। क्या हो गया उस डीएनए को? आपको अध्यक्ष मिला पार्टी का, बाहर से बीजेपी से आया हुआ। आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलता है, शिवसेना से आया हुआ। तो ओरिजिनल कांग्रेसी क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नहीं है, हर राज्य में कांग्रेसी है, हर राज्य में कांग्रेसी है। लेकिन अब कांग्रेस इतनी फ्री फॉर ऑल हो गई है कि दिग्विजय जैसे स्ट्रेचर के नेता को, दिग्विजय कैसे है इस बारे में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इतने साल मुख्यमंत्री रहा, और पिछली बार जो सरकार आई तो दिग्विजय के, यकीनन आप मानिए कि वो नर्मदा परिक्रमा के कारण बहुत फायदा हुआ पार्टी को। ऐसे दिग्विजय को इंदौर का शहर अध्यक्ष हड़काता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हड़काता है। तो किस टाइप के लोग आप अपॉइंट कर रहे हैं? आपने 14 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जो 24 घंटे पहले विपक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष के साथ थे।
24 घंटे पहले जो एलजेपी के स्टेज पे था उसको आपने टिकट दे दिया। ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनके सोशल मीडिया से उन्होंने बेचारों ने अभी तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी नहीं उतारी थी। कौन करता है ये? कौन से सर्वे है? कौन सा सर्वे है आपके पास ऐसा सर्वे लाता है कि लोगों को डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं जीता उम्मीदवार के? कोई जवाबदेही नहीं है पार्टी में। क्या कांग्रेस सिंगल डिजिट पे आएगी बिहार में? कई कांग्रेसियों को पूछा तो बोले हम तो लगता है सिंगल डिजिट में आ जाएगी पार्टी। तो 40 सीटें वेस्ट हो गई। ऐसे कई, एक राज्य नहीं, आप कौन सा भी राज्य उठा के देखिए, पूरे देश में इतनी बड़ी इतना इतने इस देश के भ्रष्टाचार के मुद्दे बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी स्वयं ही इतने सारे इश्यूज को उठा रहे हैं। पूरे देश में मुझे दो लोगों का नाम कही, एक तो आपके यूपी के अजय राय है, वो घूमते रहते हैं इधर से उधर रास्ते पे रहते हैं, कभी यहाँ झंडा उठाओ, कभी यहाँ झंडा उठाओ, कभी यहाँ जेल में जाओ, कभी वो जेल में जाओ। और एक हमारे वो जीतू जीतू है पटवारी मध्य प्रदेश का, वो 24 घंटे रास्ते पे रहता है, कुछ भी करो। मैं उनको भले ही छिछोरा कहता था, लेकिन कम से कम रास्ते पे तो है। बाकी कौन से अध्यक्ष है मुझे बताइए आप मुझे बताइए, क्या वो हरियाणा का इतना बड़ा मामला उठाया राहुल गांधी ने, क्या हरियाणा में कोई हलचल दिखी आपको? क्या कर रहे हैं हरियाणा के अध्यक्ष? राजस्थान का अध्यक्ष कौन है अभी कांग्रेस का, किसको पता है? महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, क्या नाम है उसका? कर्नाटक में कौन है, क्या नाम है उसका? कहीं छपने लायक काम भी नहीं करते। विरोध भी ऐसा नहीं कि रीजनल पेपर जगह नहीं देती, बिल्कुल जगह देती है, लेकिन बात तो करिए। महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा यदि स्कैंडल निकाल रहे तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना निकाल रही है, वो प्रखर है। कांग्रेस क्या कर रही है? ये सही है कि बीजेपी को काउंटर सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कांग्रेस है कहां? मात्र राहुल गांधी के अकेले से बोलने से या खड़गे जी से वृद्धावस्था में भी जाके बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं होगा ना। ग्राउंड पे क्या है, राज्यों में क्या है, क्षेत्र क्या कर रहे हैं आपके? राहुल गांधी जी ने इतना बोला था, बिहार गुजरात में शुरू किया था ना, कि जो स्लीपर सेल है वो चले जाएं, यहाँ नहीं आए, अपना यहाँ पे जो लोगों को बीजेपी में जाना है जा लो। उसके बाद गुजरात में अध्यक्ष घोषित हुए, जिले के लोगों ने मेहनत गुजरात में की, लिस्ट वहां से निकली, आपके दिल्ली से कई लोग जो बीजेपी के साथ थे वही अध्यक्ष चुने गए। तो जो आम कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसको लगता है कि हम किसके लिए, कल तक जिसका विरोध कर रहा था वही हमारा बाप बन के बैठ गया। तो कांग्रेस की कार्यकर्ता की हालत बिल्कुल बीजेपी के किरीट सोमैया जैसी है। जिसके खिलाफ कागज निकाल के आंदोलन किया वही मंत्री बना उसकी पार्टी में, उसी को सैल्यूट करना पड़ता है। तब से वो चुप हो गया, नेपथ्य में चला गया। ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नेपथ्य में जाएंगे। ये पार्टी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। चुनाव दर चुनाव नतीजे आएंगे। यदि यहाँ महागठबंधन जीत भी जाता है तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100 सीटें आई है लोकसभा में, लेकिन उसमें पार्टी की सीटें कितनी है? 20-28। बाकी तो उधार के सिंदूर पे है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें आई 15। पहले कितनी सीट थी? एक सीट थी मात्र चंद्रपुर की। उसके बाद 15 सीटें आई तो किसकी वजह से आई? उद्धव की वजह से आई, शरद की वजह से आई। यूपी में आप सीट लाते हैं तो अखिलेश चाहिए, आरजेडी उधर चाहिए, स्टैलिन वहां चाहिए। लेकिन जहां से सीटें आनी थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, ऐसे 11 राज्यों में आपके पास 28 सीटें हैं 100 में से। तो वेर इज कांग्रेस? सवाल ये भी उठता है। जी, आप सबका बहुत स्वागत सर। अशोक सर, एक चीज और है, कांग्रेस और महागठबंधन की बात तो जहां तक है वो ठीक है, लेकिन एक और ऐसा नाम है जिससे इस महागठबंधन की लड़ाई हो रही है, जिससे महागठबंधन को लड़ना पड़ रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, एक वीडियो है, मैं दिखा देना चाहता हूं दर्शकों को जल्दी से, और फिर आपके पास आ जाता हूं। जरा दिखाइएगा, सासाराम की वीडियो है। रात में बक्सों से भरा हुआ ट्रक किस तरीके से जाता है, कैसे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो कैमरे चालू होते हैं। कहां थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता? क्या कर रहे थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता? आखिर ये दृश्य कैसे पैदा होता है? कैसे लोग, अगर लोग सजग ना हो तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या हश्र करना चाहते हैं लोकतंत्र का, संविधान का,
संवैधानिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का, लोगों के अधिकारों का। और सबको पता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की कनपट्टी पर किसका कट्टा रखा हुआ है। अशोक सर, महागठबंधन किससे नहीं नहीं, लड़ेगी? ज्ञानेश कुमार का कट्टा नहीं रखा हुआ है। ज्ञानेश कुमार उसी सिस्टम का एक पार्ट है। चुनाव आयोग भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है, ये सबको पता है। और जिस ट्रक की बात आप कर रहे हैं उसमें एक मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं आपको, ये जो बक्से बताए जा रहे हैं खाली है, ये बक्से तब बताए जा रहे हैं जब रात को 12 बजे बक्से चेक हुए। ट्रक की एंट्री शाम को 7:15 पे हुई है। 5 घंटे ट्रक अंदर था, यूपी का उसका नंबर है। वो क्या कर रहा था 5 घंटे अंदर ट्रक? क्या इस बक्सों से मशीनें कोई रिप्लेस हुई है? 6 तारीख को पहले चुनाव का पहले फेज का जब चुनाव हुआ और उसके बाद 7 और 8 तारीख के रात को ही सैकड़ों जगह से, मतलब जितने एक जिला नहीं 10 जिलों में वोटिंग हुआ, 10 जिलों से लगातार कंप्लेंट आ रही है कि 1.5 घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी आधे घंटे के लिए सीसीटीवी बंद है। एक जगह सीसीटीवी बंद था, कुछ 6-7 लोग अंदर घुस गए, एक पिकअप वैन घुस गई अंदर। 7 तारीख की बात है ये। और जब ये जो आरजेडी के कार्यकर्ता है भागे टॉर्च लेके वहां पे, वहां चिक हो गई, उनके वीडियोज आ गए कि कैसे ये लोग घुसे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वो मतगणना की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताइए 7 तारीख को तैयारी कौन सी होती है भाई? 14 तारीख की मतगणना की। 11 तारीख के बाद 12 और 13, ये 2 दिन है ना तैयारी करने के लिए। तैयारी क्या होती है? स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी है क्या मतगणना की तैयारी के लिए? मतगणना की स्ट्रांग रूम से ही मशीनें जाए ना गणना सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट जगह पे सारे होते हैं। पता नहीं, कलेक्टर ने कल एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो ट्रक आया था ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था। अरे भाई 11 तारीख को वोटिंग खत्म हो गया शाम को 5 बजे, आपके यहाँ से 8 बजे भी ट्रक निकला होगा। बिहार की ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जिसको अपने जिले के मुख्यालय जाने के लिए 2 दिन लगेंगे? ये जो ट्रक की बात कर रहे हैं आप, आज कई सेंटर के बाहर वाटर कैनन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्या अंदेशा है प्रशासन को? प्रशासन को लगेगा कि भाई हार जीत, हर चुनाव में हमने देखा सरकारें बदली है, कई सरकारें बदली है, राज्यों में बदलती है, केंद्र में बदलती है, और लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। लेकिन लोगों को गले नहीं उतरती जब लोगों ने सरकार बदली और नहीं बदली सरकार, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया और सरकार यदि नहीं बदलती है तो लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो क्या आपको पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चोरी करने वाले हो इसीलिए आपने पहले से वाटर कैनन रख दिया कि लोग एकदम आक्रामक हो जाएंगे तो वाटर कैनन से? ये पहली बार देखा मैंने कि पोलिंग बूथ के बाहर वाटर कैनन खड़े कर दिए हैं। कल रात को लाठीचार्ज हो गया एक स्ट्रांग रूम के बाहर। स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज क्यों? क्योंकि वहां गड़बड़ी हो रही थी, लोग पकड़ने गए थे, लोगों ने नारे लगाए अंदर क्या हो रहा है। पुलिस आई, लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज में पत्रकार पिटे, लाठीचार्ज में उम्मीदवार पिटे। ये क्या दादागिरी है? मतलब कल चुनाव लड़ना कैसे? चुनाव सिर्फ एक और चीज हुई थी उम्मीदवार सर। देके लड़ना, घोषणा पत्र देके लड़ना, लोगों की अपनी बातें समझा के लड़ना, कि चुनाव मतदाता सूची में देखते हुए चुनाव लड़ना, वोटिंग के टाइम पे वोटिंग करवाने के लिए चुनाव लड़ना, स्ट्रांग रूम में निगरानी के लिए चुनाव लड़ना, उसके बाद अंदर गिनती में क्या गड़बड़ होती है उसमें, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कैसा दिया जाता है उसमें। किस लेवल पे लड़ेगा आदमी? और लड़ना सिर्फ विपक्ष को ही है, सत्ता पक्ष को लड़ना ही नहीं पड़ता है, अंपायर उनका है। आप आउट हो गए तो नो बॉल दे देता है, काम खत्म। आप आउट करो वो नो बॉल दे देगा, एक रन भी मिलेगी उनको और बैट्समैन भी बच गया। लाठीचार्ज स्ट्रांग रूम के बाहर होना, वाटर कैनन आज मतगणना सेंटर के बाहर खड़े होना, ये दो इस बात का द्योतक है कि चुनाव अशांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और निर्लज का मतलब उच्चांक है कि जब चुनाव आयोग वीडियो रिलीज करता है चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त का, ज्ञानेश कुमार का, कि सुरुचि और शांति रूप से चुनाव संपन्न हुए। किस बात को शांति है? लाठीचार्ज को शांति, वाटर कैनन को शांति? पूरे परिभाषाएं बदल दी शब्दों की आपने, नए शब्द गढ़ दिए। क्या करे इसको?